मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं और ना जो हमारी कहीं मुझे पॉलिसी लगता है, बात है करें मार्शल ओपी तिवारी जी, अगर मैं भारतीयों का जिक्र करूं, भारत के नेताओं का जिक्र करूं, तो पिछले कुछ सालों में ये विश्व ने महसूस किया है कि भारत और भारतीय एक लॉयलिस्ट है। आप विश्वास कर सकते हैं भारतीय ऐसे, शायद हमारी संस्कृति कुछ इस तरह की है, हमें हमारी परवरिश हमारे नेताओं की ऐसी की गई है, भारतीयों की गई है कि वी आर ट्रस्ट वर्दी। ये एक ओपिनियन जो है भारतवर्ष के देश विश्व भर के अंदर भारत को लेकर रहता है। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही कह रही हो कि बिकॉज ये भारत की प्रवृत्ति ऐसी रही है, सनातन धर्म की रही है, जो उसे अपने आप, जो भी अपने बारे में कोई नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचना जरूर समझता है। हमारे परिवार देखिए, हमारा कुछ भी देखिए, एक आदमी अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए काम करता है। इस तरीके से देश में भी जो हमारे जो नेता थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, कई राजेंद्र प्रसाद थे, कई थे जिन्होंने अपना कुछ नहीं करके बल्कि देश के लिए करते रहे। ये तो हमेशा रहा है। लेकिन थोड़ी हम गरीब थे और इसी वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था हमारे लीडर्स के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, हमारे जो डायस्पोरा था बाहर उनको था। लेकिन अब उनको विश्वास हो गया है कि भारत तो मजबूत हो गया है, तो भारत के ऊपर वो अपने आप को प्राउड करते हैं और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और उनको कोई शर्म नहीं आती। ये सब इफेक्ट, नॉट दैट कि ओनली देश का इफेक्ट, बट बाहर जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कैपेबिलिटी तो हमेशा रही है। हमारे ऋषि जो है पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे, जो अभी आज तक नहीं हुआ, सब तक पहले ही कुछ करके जा चुके हैं। ये सबको हमें आगे लाना है। लेकिन कुछ लिए जब से मुगल काल और ब्रिटिश काल हुआ तो हमें दबा के रख दिया गया कि आपको कुछ नहीं आता और बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल, और कुछ मैं इस नहीं हो। बात से सर बिल्कुल सहमत हूं। आप ब्रिटिश काल का जिक्र कर रहे थे, आइडियोलॉजिकली जो सबवर्जन किया गया है भारतीयों का, मुझे लगता है पिछले 15-20 सालों में बहुत मुश्किल रहा है उन सभी लीडरशिप के लिए एक बार फिर से उन भारतीयों के अंदर विश्वास लाना कि आप अपने आप में काफी हैं, आपकी संस्कृति काफी है, आपको कोई वेस्टर्न अप्रोच की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने देखा था जब ब्रिटिश का वो समय रहा था, हमारी संस्कृति से हमें अलग किया गया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कास्ट डिवाइड हमारे अंदर लेकर आया गया। पिछले 15 साल में हम ये कह सकते हैं कि आज एक भारतीय में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपनी सेल्फ स्टीम को लेकर कि हम अपने आप में सक्षम हैं, हम एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने के ऊपर है। क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो थी, भारत की जो मैं बात करती हूं, तो बड़ा योगदान जो है वो हमारा रहता था। कुछ 22% तक कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अर्थव्यवस्था में योगदान रहता था वो भारत का रहता था। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश आए और किस तरह से हमारे देश को खोखला किया, लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया। और आज जब हम 75 साल बाद उस भारत को देख रहे हैं, हर एक भारतीय में और ज्यादा गर्व है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम अपने आप में सक्षम हैं, हम बहुत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक भारत का जो आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देख लीजिए, एक तो क्लाइमेटिक वाइज द बेस्ट कंडीशंस है, रिसोर्सेस सारे प्लेंटी है, मेन जो खाद्य जो फूड आइटम्स है सब हम उसको ग्रो कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको तो दबा दिया गया था। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि एक कुछ वीट्स बाहर से देशों ने भेजा था, मेरे ख्याल से अमेरिका से आए थे, जिन्होंने हमारे पूरे गेहूं की खेती बर्बाद कर दी थी। कांग्रेस राज करते तो पूरा चौपट कर दिया गया था। उसको निकालने में उन्होंने फ्री में गेहूं दिया, लेकिन उसके साथ कुछ और दे दिया। ये सब चीजें थी, पूरा हमारे खेत बर्बाद कर दिए गए थे। अभी हमारे पास बहुत लैंड है जो एग्रीकल्चर के स्कोप में पोटेंशियल बहुत ही उनका है और लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ जो हम अपने आप में कंसंट्रेट कर रहे हैं, सरकार कंसंट्रेट कर रही है कि देखिए ग्रोथ एक सेक्टर में नहीं बल्कि सारे ह्यूमन बीइंग, सारे सिटीजन का, सारे एरिया का, नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या राजस्थान हो, यूपी या बिहार हो, सबका ग्रोथ बराबर होना चाहिए, तभी जाके ग्रोथ सामने आएगा। और कई सारी चीजें अभी जैसे हमारी फैक्ट्रियां अच्छा करने लगी, सो कॉम्पिटिटिव। अभी सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही थी, अब यहाँ डेवलप हो रहा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी को हमने भरोसा कराया तो वहां डेवलपमेंट शुरू हो गया। HAL अच्छा जहाज बनाने लगा, BEL है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब एक्सपोर्ट करने लगे, टैंक्स बनाने लगे, आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने लगे, सारी चीजें बनाने लगी। विश्वास पैदा हो गया है लोगों के ऊपर कि हमें कोई भी चीज दे जो ये लोग कर सकते हैं। अब इसका सहयोग जो हमारे साइंटिस्ट बाहर गए हैं वो काफी करते हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि करते रहेंगे, ताकि उनके सहयोग से हम एक ऊपर आ सके। और बहुत साइंटिस्ट, बहुत इंजीनियर्स वहां से वापस आके हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं रेलवे वाली एक बात करना चाहूंगा, ये वंदे भारत, एक इंजीनियर को आपने पोटेंशियल दिया, ही वांटेड 2 इयर्स, हैदराबाद के थे यार, 2 साल के लिए दिया था, उन्होंने ट्रेन प्रोड्यूस कर दी थी। तो ये हम जैसे लोगों को मौका देंगे, कॉन्फिडेंस जराएंगे, देश आगे बढ़ता रहेगा। अब देश को विश्व को मालूम है हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज और बिकॉज ऑफ द कल्चर इतनी क्षमता है कि कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको तोड़ने की बहुत कोशिश होती है। मार्शल ओपी तिवारी जी, फ्रॉम वेयर आई सी, मैं जहां से देख पा रही हूँ, आने वाला जो 15 साल है,
आने वाले समय की मैं बात कर रही हूँ, भारत के लिए और भारत की लीडरशिप के लिए बहुत, हम कह सकते हैं, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब आप एक डेवलप्ड नेशन बनने वाले हैं तो बहुत सारी ऐसी विदेशी ताकतें होती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है दैट इज अ वेरी क्रिशियल पीरियड जो आने वाला 15 साल रहेगा, कि हमारी जो लीडरशिप होनी चाहिए वो बहुत मजबूत होनी चाहिए अपने विजन को लेकर, और अपनी, हम कह सकते हैं, जो डिप्लोमेसी है और अपनी हमारी डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर आपको बहुत ही स्मार्ट रहना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा पॉइंट लेके आया बेटा। इट्स वेरी नाइस, बिकॉज व्हाट हैपन कि लोग वह बढ़ने नहीं देंगे बल्कि बढ़ने से रोकेंगे, ऐसे प्रेशर लगाएंगे ताकि आपका ग्रोथ कम हो जाए। अब जैसे ये कई चीजें हैं कि इनको कास्ट में डिवाइड करो, इनको रिलीजन में डिवाइड करो, इंटरनल कुछ डिस्कंटेंट लोग होते हैं उनको पैसे देके उनसे बॉम्ब ब्लास्ट कराओ, ये कई सारी चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल अनरेस्ट डेवलप करो, ये सारी कोशिश चलती रहेंगी, ये कई करती रहती है। जैसे एक डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में सक्सेसफुल भी हो गया। अब कब तक रहेगा देखने की बात है। पाकिस्तान को इसने भी बर्बाद कर दिया। अब हिंदुस्तान की पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश वासियों को हेल्प लेके तोड़ने की कोशिश करेगी। ये बहुत आवश्यक है, लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए, हर नागरिक के लिए, जो हर जगह अपनी आंख और कान खुला रखे और बिल्कुल अपना जो भी लगे महसूस करेक्ट फीडबैक, करेक्ट इंटेलिजेंस लोगों को पहुंचा सके। इसमें हमारे सिस्टम भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि हर सबका सिस्टम, सबका इनपुट हम ले सके, हम मजबूती से आगे बढ़ सके। तो लीडर्स को भी हमें 5 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है सर, आप जो एक रोड मैप बता रहे हैं, ना केवल लीडरशिप के लिए, ना केवल हमारी सेनाओं के लिए, हमारे भारतीय के लिए, लेकिन ये अगर हो जाता है तो मुझे लगता है 2047 नहीं 2030 तक हम विकसित देश हो जाएंगे, विल बी अ डेवलप्ड नेशन। यस यस, बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे और लोग हमें देखने लगेंगे और हमारी सारी जनता, जितनी हमारी संख्या है, सब सुखी होंगी, सब अपने फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर रही होंगी, कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी और अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी। अब यही देर नहीं है कि जब हमें विश्व में कई देशों में जाके उनकी चीजें डेवलप करने की, जो शुरू हमने कर दिया है, भले जैसे अफगानिस्तान में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ईरान कर रहे हैं, अफ्रीका में भी करेंगे, बिकॉज अभी इन जो गरीब देशों है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनको चाइना से झुकाव कम हो जाएगा और हिंदुस्तान की तरफ आएगा और इंडियन कंपनीज, इंडियन इंजीनियर्स विल बी वेलकम्ड ऑन ऑल दोज कंट्री। और इस तरीके से इनडायरेक्टली हम एक बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इफेक्ट पूरे विश्व स्तर पर कायम कर सकते हैं। और हमें टारगेट जो करना है वो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और जो डेवलप कंट्रीज है उनसे संबंध अच्छे रखने हैं, उनसे व्यापार ढंग से करना है, इतने अच्छे हमें इक्विपमेंट बनाने की जो हम दे उनमें कोई शिकायत ना हो। जैसे मेडिसिन में हम सबसे आगे हैं, सॉफ्टवेयर में सबसे आगे हैं, इस सब में हमें इसको मेंटेन करना है जिसको हमसे लिया जाता है। कई सारी चीजें हैं, जैसे ताइवान जैसे सेमीकंडक्टर्स में आगे था, उसमें हमें ऊपर आने की कोशिश करना है। एट द सेम टाइम हमें कुछ जापान से हेल्प लेके, किसी से आईटी लेके हमें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है, स्किल्ड लेबर है, हम सस्ता में बना सकते हैं, हमारे पास सर आप जनसंख्या का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है आज के युवाओं को एक संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे व्यूअर्स में कई सारे यंगस्टर्स होंगे, युवा होंगे। स्टेम छात्र सर विश्व में सबसे ज्यादा हमारे देश में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे देशों की कंपनीज के सीईओ बन रहे। देखिए, इसमें भी हमारी, हम एक तरीके से कह सकते हैं, वाहवाही है, उपलब्धि है, लेकिन क्यों ना हमारे देश में ही वो अपने ही कंपनी के मालिक बने, रादर देन किसी और कंपनी के सीईओ बनने के लिए। कि जो स्टेम छात्र हैं उन्हें भारत में रहने की जरूरत है, क्योंकि एक विकसित देश जब बनेगा, सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो भारत के युवाओं का योगदान होगा। यस, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमें वहां का लीडर भी रखना जरूरी है। लेकिन हमारे जो अगले सीईओ होंगे उसके कैपेबल इंडिया में डेवलप हो, एक इंडिकेशन, और उनका सहयोग आवश्यक हो। जो भी हमारे इंडियन ओरिजिन के, इंडियन डायस्पोरा जो सीईओ अमेरिका में है, उनका सहयोग जरूरत होगा हमारे इंजीनियर्स और नए बिजनेस की, जो ये इंडिया में डेवलप करें और सीईओ करें। और बिकॉज ये आपस में, देश अपने आप में आइसोलेट होकर आगे नहीं बढ़ सकता, उनसे हमें तो हर चीज से समावेश करना पड़ेगा, कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, कुछ सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इतनी आवश्यकता चाहिए कि हमारे देशभक्त, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और देशों में भी जाके कंपनियां लीड करें और हमारी कंपनियां भी आगे बढ़ती रहें उनकी हेल्प से। जो डेवलप कंट्री है वहां जो काम कर रहे हैं उनके थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करके आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहेंगे। और इस समय दूर नहीं है, मान लीजिए 100 इंजीनियर निकलते हैं तो कई उसमें ऐसे भी अच्छे होते हैं कि हमें कम पैसे हो, पास में भी हमने देखा है, कम भी हो लेकिन हम हिंदुस्तान में रहेंगे।
तो यहाँ भी लगेगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन यही है कि जो इनको सपोर्ट अभी सरकार की तरफ से मिल रहा है, वैसा ही सपोर्ट मिलना चाहिए, वैसा ही इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, और वैसे उम्मीद बढ़नी चाहिए, और उनको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। अभी अब देखिए जैसे पद्म भूषण, पद्म श्री अवार्ड्स है, ये भी कुछ लोगों को दिए जाते हैं। एक और भी इंडिकेशन है, वैसे पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, बट एक इज्जत और मिलता है कि देश ने हमें रिकॉग्नाइज किया। तो इस तरीके लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना, ऊपर लाने की जरूरत है। ये लोगों को मोटिवेट और मोराल बढ़ाता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें, और हमारे जो सीईओ बाहर बैठे हुए हैं उनको भी और खुशी होगी, और वो भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज़ हमें भी पैसे की लेकिन जरूरत हाल है। फिलहाल में मार्शल ओपी तिवारी जी, जब मैं डेटा पढ़ रही थी, तो जब हम डिफेंस सिस्टम की अपनी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, युवा हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड अपने स्टार्टअप्स जो हैं वे खोल रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप अपने देश के डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एक बिजनेस के माध्यम से, एक स्टार्टअप के माध्यम से। यस, कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मान लीजिए बोर्ड्स, कई चीजें हम पहले बाहर से मंगाया करते थे। भले ही कुछ चीजें तो हम ऐसे भी देखे थे, इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर जाती थी और बाहर से एक्सपोर्ट करके लाते थे। तो कई सारी, मतलब डिफेंस इज नॉट ओनली बिग इक्विपमेंट्स, बिग इक्विपमेंट्स, टैंक्स हो, जहाज हो, इसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन डिफेंस के कई सारी चीजें हैं जिसको हम कभी कभी समय समय पर कंपनी के साथ, इंडस्ट्री का शेयर किया जाता है, और उनको इंकरेज किया जाता है कि अपना स्टार्टअप खोलो, ये बना के दो। ये दो फायदे होते हैं। एक तो डिफेंस फोर्सेज को ये आधे कीमत में मिलता है, एट द सेम टाइम जो आप बता रहे हो, ये होता है लोगों का मोटिवेशन हाई हो रहा है। तो ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है और जो शेयरिंग है कि हमारी क्या जरूरत है, उनको तो पता नहीं चलेगा हमें क्या जरूरत है, इसलिए काफी